हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम साइकेट्रिक के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो मूड डिसऑर्डर है और मूड डिसऑर्डर में हम मेनिया पढ़ेंगे। अगर आपको मेनिया से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूज़न और डाउट है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। मेनिया से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलो अब इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेनिया के डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन: अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड मूड, रेस्टलेसनेस एंड इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। बेसिकली हम कह सकते हैं कि मेनिया एक ऐसा मूड डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो पेशेंट होता है ना, उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी बहुत ही इंक्रीज हो जाती है और वह कहीं पर एक जगह बैठा नहीं रहता है और हमेशा मतलब उसका मूड एलिवेटेड ही रहता है। तो हमेशा मतलब कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है और उसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है और उसके साथ ही साथ जो फ्लाइट ऑफ आइडिएशन जो होते हैं वो भी आने लगते हैं। तो ये जो हाइपर एक्टिवनेस की जो स्थिति है इसको ही हम मेनिया कहते हैं। अब जो मेनिया है इसके कॉजेज़ के बारे में अगर बात करते हैं तो मेनिया के बेसिकली अलग अलग कॉजेज हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो कॉज है वो हार्मोनल कॉज है या फिर हार्मोनल चेंजेस है। तो जब भी किसी भी पेशेंट के अंदर जो सीरोटोनिन 5-HT या फिर गाबा एंड एफिनेफ्रिन जो हार्मोन है उसका जो लेवल बढ़ जाता है तो उसके इंक्रीज्ड लेवल के कारण ये कंडीशन होती हैं। इसके साथ ही साथ जेनेटिक्स कंडीशंस भी होती हैं, जिसके अंदर अगर फैमिली हिस्ट्री है तो फैमिली हिस्ट्री वाले पेशेंट को ज़्यादातर ये केस होने की संभावना है। अगर किसी फैमिली में पहले किसी को ये डिजीज़ हैं तो वापस होने के चांसेस हैं। उसके बाद में आता है सोशियो कल्चरल स्ट्रेस। कोई पेशेंट या फिर कोई बंदा है, उसके ऊपर सोसाइटी के जो कल्चरल स्ट्रेस है वो ज़्यादा पड़ रहे हैं, मतलब कि किसी के ऊपर ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर कोई भी है जो उसका जो वर्कलोड ज़्यादा है तो उसके कारण ज़्यादा स्ट्रेस के कारण भी ये कंडीशन हो सकती है। उसके बाद में जो फोर्थ वन है वो ब्रेन ट्रॉमा है। अगर किसी पेशेंट है या फिर कोई भी बंदा या फिर पर्सन है, ठीक है ना, तो उसके ब्रेन पर कोई भी ट्रॉमा हो जाता है या फिर उसके कोई इंजरी हो जाती है तो उसके ब्रेन की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है वो मतलब ख़राब हो जाती है या फिर उसमें कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसके कारण उसका जो ब्रेन के फंक्शन है ना वो सही से नहीं कर पाते हैं। इस कारण से जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं इससे ये डिजीज़ होने की संभावना है या फिर ये जो डिसऑर्डर है वो हो सकता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो मेनिया है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 3 क्लिनिकल फीचर्स हैं जिसको हम मेनिया के ट्राइड भी कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है एलिवेटेड मूड। तो जब भी किसी पेशेंट को मेनिया होगा तो उसका जो मूड है वो बहुत ही ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा। ठीक, पेशेंट फील्स अनयूजुअली हैप्पी, जॉयफुल एंड यूफोरिक, अ परसिस्टेंट सेंस ऑफ वेल बीइंग दैट गोज बियॉन्ड नॉर्मल हैप्पीनेस। मतलब कि एक ऐसी कंडीशन है जो कि नॉर्मल हैप्पीनेस से कई ज़्यादा अलग होगी। इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और मतलब अलग अलग जो एक्टिविटी करने लगेगा जो कि नॉर्मल हैप्पीनेस में नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में आता है इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। जब वो ज़्यादा खुश होगा तो उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और जब साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ेगी ना तो वो कहीं एक जगह मतलब फिक्स बैठेगा नहीं और वो हमेशा इधर उधर घूमता रहेगा और एमलेस रहेगा, उसका कोई एम नहीं रहेगा, उसके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आएंगे और ज़्यादा कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहेगा और भाग दौड़ करता रहेगा। तो ये इससे क्या होगा कि इसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद में जब उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ के अंदर क्या होगा कि उसके दिमाग में अलग अलग प्रकार के थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे और जब अलग अलग प्रकार के थॉट या फिर विचार आएंगे तो वो कुछ न कुछ बोलता रहेगा। ठीक है ना, बेसिकली फ्रीक्वेंट शिफ्ट इन स्पीच, टोन, वॉल्यूम, पिच एंड कांस्टेंट
आइडियाज रेस फास्टर देन दे कैन बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो मूड डिसऑर्डर की जो फर्स्ट स्टेज है, एलिवेटेड मूड डिसऑर्डर, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मूड एलिवेशन को हम 4 स्टेजेस में पढ़ते हैं। इसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो यूफोरिया होती है। इस यूफोरिया को हम हाइपोमेनिया भी कहते हैं। ठीक है ना, हाइपोमेनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंतर्गत मतलब धीरे धीरे माइल्ड अमाउंट में मूड एलिवेटेड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि एक जो शराबी होता है वो जब शराब पीता है, ठीक है ना, तो जैसे जैसे वो शराब पीता है उसके अंदर धीरे धीरे हैप्पीनेस आती है या फिर वो एनर्जेटिक फील करता है, ऑप्टिमिस्टिक फील करता है। तो ये जो स्टार्टिंग की फेज है जब कोई भी मतलब शराबी शराब पीता है तो उस कंडीशन को हम यूफोरिया कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में आता है एलेसन। ठीक है ना, हाइसन एलेसन बेसिकली सेकेंड स्टेज है जिसके अंदर पेशेंट की साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है और वो हद से ज़्यादा मतलब टॉकेटिव और एक्टिव हो जाता है और एनर्जेटिक फील करता है। ठीक है ना, अगर हम शराबी वाले एग्जांपल लें तो कोई भी व्यक्ति शराब पीता है उसके बाद में वो ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें करने लगता है, उसकी जो बीती बातें भी होती है वो भी बताने लगता है। सिंपल सी बात है। तो ये जो स्टेज है ये एलेशन की है। उसके बाद में आता है एक्साल्टेशन। ठीक है ना, एक्साल्टेशन ग्रैंडियोसिटी डेल्यूजन इमर्ज। एक्साल्टेशन में क्या होता है कि जो पेशेंट या फिर जो व्यक्ति होता है वो ग्रैंडियोसिटी डेल्यूजन के साथ में जीता है, मतलब कि वो खुद को सबसे ज़्यादा पावरफुल मानता है और वो समझता है कि मेरे से बड़ी कोई ताकत है ही नहीं, आई एम सो मच पावरफुल। उसके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग आ जाती है। ठीक है ना, इसको हम एक्साल्टेशन कहते हैं। उसके बाद में जो फोर्थ फेज आती है वो एक्सटेसी होती है, फीलिंग रीबॉर्न और स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म्ड अकम्पनीड बाय टेम्परेरी मेमोरी लॉस। ये एक ऐसी फेज है जिसके अंदर जो पेशेंट होता है ना वह न्यू बॉर्न की तरह बिहेवियर करने लगता है और उसकी जो मेमोरी है वो धीरे धीरे लॉस होने लगती है। तो बेसिकली ये मूड एलिवेशन की 4 स्टेजेस हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं मेनिया का जो सेकंड सिम्टम है उसको, जिसको हम बोलते हैं साइकोमोटर इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। तो इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है और वो मोर एनर्जेटिक फील करने लगता है। ठीक है ना, रेस्टलेसनेस एंड कांस्टेंट मूवमेंट, बिजीनेस विथ एक्सेसिव एनर्जी, एमलेस येट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। थर्ड वन पे आती है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट के मन में बहुत ही ज़्यादा विचार या फिर आइडियाज़ आने लगते हैं। ठीक है ना, और जब उसके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आने लगेंगे तो वो कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, बड़बड़ाता रहेगा, चुपचाप नहीं बैठेगा। चेंजेस इन स्पीच, टोन, वॉल्यूम एंड पिच। तो होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया। ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया में सबसे पहले हम साइकोफार्माकोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसके अंतर्गत हम लिथियम कार्बोनेट देते हैं जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है मेनिया की। इसके अलावा हम कार्बेमेजापाइन और वॉल्प्रोएट भी देते हैं। ठीक है ना, इसकी जो डोजेज है वो लिखी हुई है, एक की है 600 से 1800 mg पर डे और जो वालप्रोएट है उसकी 600 से 2600 mg पर डे है। ठीक है ना, उसके बाद में हम साइकोथेरेपी का भी यूज़ करते हैं। साइकोथेरेपी में हम पेशेंट को रिलैक्स करते हैं, रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं और रिलैक्सेशन थेरेपी को देने के लिए हम योगा या फिर प्ले थेरेपी का यूज़ करते हैं। और अगर उसके बाद में भी पेशेंट ठीक नहीं होता है तो लास्ट जो ऑप्शन है वो ईसीटी है। ईसीटी के अंदर हम इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं ईसीटी को। इसके अंदर पेशेंट को मतलब कि शॉक लगाया जाता है। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो में कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस।